Hi students, in last lecture we studied about the Born-Haber cycle for lattice enthalpy. So first we do the quick revision of that topic. तो हमने पढ़ा था कि जो Born-Haber cycle है उसको हम lattice enthalpy के लिए कैसे लिखते हैं। जैसे कहता है जो Born-Haber cycle है उसमें क्या होती है, नंबर ऑफ स्टेप फॉलो होते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट जो कहता है मेटालिक एटम है वो किस में कन्वर्ट होता है, गैसियस एटम में कन्वर्ट होता है। उस दौरान हमारे पास इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यूज़ होती है केटाइन को फॉर्म होने के लिए। ऐसी सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, जो एनाइन है, एनाइन के अंदर कहता है जो मॉलिक्यूल है उसको डिसोसिएट करने के लिए कौन सी एनर्जी यूज़ होगी, डिसोसिएशन इंथैल्पी यूज़ होती है। ऐसी थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, जो गैसियस एटम है, सोडियम एटम, उसको आइंस में कन्वर्ट करने के लिए आयनेशन इंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी फोर्थ स्टेप के अंदर जो गैसियस क्लोरीन एटम है उसको गैसियस क्लोरीन आयन के अंदर कन्वर्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी फिफ्थ स्टेप के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास केटाइन एंड एनाइन की फॉर्मेशन होती है, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज लगेंगी। एज ए रिजल्ट वहाँ से क्या होती है, सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है। एंड उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं। एंड जो ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन में सभी एनर्जीज के सम को हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। वहाँ से हमने फॉर्मूला बनाया था कि जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या होता है, सभी एनर्जीज के सम को हम क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लैटिस इंथैल्पी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला को रीअरेंज करके। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ बॉर्न-हैबर साइकिल, कि जो बॉर्न-हैबर साइकिल है वो कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी, फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी कि वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। ऑल्सो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ जर्नल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसकी जर्नल प्रॉपर्टीज़ आपने 10th क्लास में करी हुई है तो इसको मैं अभी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, ये आप खुद पढ़ोगे। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज़ बॉन्ड पैरामीटर्स। आज हम पढ़ेंगे कि बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं। कहता है जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, कुछ सर्टेन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे हमारे पास कौन से पैरामीटर्स होते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेंगे। फर्स्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। कहता है बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन क्या है, दैट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू न्यूक्लियाई। दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दो बॉन्डेड एटम, जब कहता है दो एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, उनके जो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। एंड कहता है हमारे पास जो फर्स्ट एटम का जो सेंटर न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट शेल के डिस्टेंस को हम RA बोलते हैं, बिकॉज वो क्या होता है, फर्स्ट एटम का रेडियस होता है। ऐसे दूसरे एटम के न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल के डिस्टेंस को RB बोलते हैं, वो क्या होता है, हमारे पास सेकंड एटम का रेडियस होता है। दोनों के रेडियस से सम से हमारे पास क्या आ जाती है, बॉन्ड लेंथ, दैट इज कैपिटल R की वैल्यू आ जाती है। इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिकली मेजर करते हैं, या एक्स-रे डायफ्रैक्शन के साथ मेजर करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन टेक्निक के साथ मेजर कर सकते हैं। कहते हैं जो हर एक एटम होता है बॉन्डेड पेयर के अंदर वो क्या करता है, वो कंट्रीब्यूट करेगा टोटल बॉन्ड लेंथ के अंदर। जैसे हमारे पास क्या है, जो हमारे पास टोटल बॉन्ड लेंथ है R, उसमें क्या करता है, हर एक एटम है, हर एक एटम का रेडियस क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, जो कंट्रीब्यूशन होती है हर एक एटम की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कोवलेंट रेडियस बोलते हैं। कहते हैं जो बॉन्ड लेंथ है कोवलेंट मॉलिक्यूल AB के अंदर वो किसके इक्वल होगी, RA प्लस RB के सम के क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ पे जो कैपिटल R है वो किसको डिनोट करता है, टोटल बॉन्ड लेंथ को डिनोट करेगा। एंड RA एंड RB किसको डिनोट करते हैं, कोवलेंट रेडियस को डिनोट करेंगे। जैसे RA किसको डिनोट करता है, एटम A के कोवलेंट रेडियस को डिनोट करता है। एंड RB किसको डिनोट करता है, जो हमारे पास कोवलेंट रेडियस होता है B एटम का। दस कहता है जो बॉन्ड लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली क्या होगी, सम ऑफ द कोवलेंट रेडियस। कहता है दो एटम के कोवलेंट रेडियस से सम से हमारे पास क्या आएगी, बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहता है हमारे पास एग्जाम्पल है OH बॉन्ड लेंथ की। कहते हैं जब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होते हैं एथेनॉल के अंदर, उस दौरान जो हमारे पास दोनों की बॉन्ड लेंथ है वो उसका वैल्यू कहाँ से आती है, सम ऑफ द कोवलेंट रेडियाई। जब हम क्या करते हैं, कोवलेंट रेडियाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों की वैल्यू को सम अप करते हैं, दैट इज द कोवलेंट रेडियाई होता है हाइड्रोजन एटम का, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 37 होती है। ऐसे हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कोवलेंट रेडियस की वैल्यू कितनी होती है, 74 पिकोमीटर होती है। दोनों का जब हम सम करते हैं वो कितना आता है, 111 पिकोमीटर दोनों की क्या आएगी, बॉन्ड लेंथ आएगी, जिसको हम यूजली किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, एंगस्ट्रॉम यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे, A नॉट के साथ एक्सप्रेस करेंगे, या फिर पिकोमीटर की टर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं।
एक आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर कितनी वैल्यू आती है 10⁻⁻10 मीटर आते हैं, एंड 1 पिकोमीटर के अंदर कितनी आती है 10⁻⁻12 मीटर्स आते हैं। कहता है जो कोवलेंट रेडियस है उसको हम मेजर करते हैं अप्रॉक्सीमेटली एज, कहता जो रेडियस होता है वन एटम की कोर का जो किसके कंटेक्ट में होता है दूसरे एटम की कोर के साथ कॉन्टैक्ट में होगा। जैसे हमारे पास कोर क्या होती है ये वाली चीज़ होती है। जब कहता है दोनों एटम की कोर यहाँ पे तो आपस में कॉन्टैक्ट करती है, वहाँ से न्यूक्लियस से लेके उसके रेडियस को वहाँ से हम इसकी वैल्यू का क्या कर लेते हैं मेजर कर लेते हैं। ऐसी एज ऑलरेडी जैसे हमने चैप्टर 3 में पढ़ रखा है कि जो कोवलेंट रेडियस है वो क्या होता है हाफ होता है। दैट इज़ कहते हैं जो हमारे पास डिस्टेंस होगा दो सिमिलर एटम का, दो सिमिलर एटम के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू को हाफ करके हम कोवलेंट रेडियस की वैल्यू को क्या कर लेते हैं मेजर कर लेते हैं सेम मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे हमारे पास दोनों एटम क्या है सेम मॉलिक्यूल के सेम एटम में। जैसे कहता है हमारे पास क्या है ऑन दी अदर हैंड जो वंडरवाल रेडियस होता है, वंडरवाल रेडियस क्या रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम। वो पूरा टोटल साइज बताएगा एटम का, जिसमें क्या इंक्लूड हो जाता है वैलेंस शेल भी इंक्लूड होता है, ऑल्सो उसके अंदर जो नॉन बॉन्डेड सिचुएशन है वो भी क्या हो जाती है इंक्लूड हो जाती है। दस कहता है जो वंडरवाल रेडियस है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे इज़ दी 1/2 ऑफ द डिस्टेंस। वो क्या होगा 1/2 डिस्टेंस होगा बिटवीन दी टू सिमिलर एडजेसेंट एटम के बीच में जो किसको बिलोंग करेंगे टू द नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल को बिलोंग करते हैं ऑफ द सेम सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट के अंदर। जैसे हमें यहाँ पे शो करा हुआ है, जैसे कहता है हमारे पास क्या है ये एक मॉलिक्यूल है एंड ये दूसरा मॉलिक्यूल है दो सिमिलर एटम का। जैसे हमारे पास ये भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। जैसे कहता है हमारे पास दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है हमारे पास दो सिमिलर एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जैसे इसके न्यूक्लियस से लेके इसके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा इन दोनों की वैल्यू को जब हम हाफ करेंगे वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा वंडरवॉल रेडियस आ जाएगा। एंड हमारे पास जो इन दोनों के बीच में हमारे पास ये वाला दोनों के न्यूक्लियस का हाफ लेंगे उसको हम क्या बोलते हैं कोवलेंट रेडियस बोलते हैं। नेक्स्ट जैसे हमें कहता है ये फिगर से क्लियर हो रहा है जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन दी टू एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है वो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 198 पिकोमीटर आ रही है। जैसे हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है कहता है यहाँ पे दो सिमिलर एटम के न्यूक्लियस के बीच में जो वैल्यू है वो कितनी आती है 198 पिकोमीटर आती है। इन दोनों की वैल्यू को जब हम हाफ करते हैं वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कोवलेंट रेडियस आ जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी होती है 99 पिकोमीटर होती है। नेक्स्ट कहता है जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है बिटवीन दी टू नॉन बॉन्डिंग नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। जैसे ये दोनों क्या है नॉन बॉन्डिंग है, दोनों के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बन रहा है, दोनों के जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है उसको हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं बिटवीन दी एडजेसेंट मॉलिक्यूल के बीच में, दो नेबरिंग मॉलिक्यूल के बीच में। उन दोनों का जब हम हाफ करते हैं उन दोनों के हाफ से हमारे पास क्या आ जाएगा वंडरवॉल रेडियस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 360 पिकोमीटर का डिस्टेंस है, इसका हाफ करेंगे वो कितना आ जाएगा 180 पिकोमीटर आ जाएगा, उसको हम उसका क्या बोलते हैं वंडरवॉल रेडियस बोलते हैं। कहते हैं जो वंडरवॉल रेडियस है उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होती है एज कंपैरिजन टू कोवलेंट रेडियस के। जैसे कोवलेंट रेडियस है हमें कुछ कॉमन एलिमेंट के लिए टेबल नंबर 3 में गिवन दे रखे हैं। नेक्स्ट कहता है हमें इस टेबल से क्लियर हो रहा है जो सिंगल कोवलेंट रेडियस है वो डिक्रीज होता है जैसे हम क्या करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ को मूव करेंगे। जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ को मूव करते हैं वैसे कोवलेंट रेडियस की वैल्यू है वो क्या होती रहती है डिक्रीज होती रहती है। एंड इंक्रीज होगी जैसे हम क्या करते हैं ग्रुप में मूव करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे तब वैल्यू क्या होती है इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट वैल्यू क्या होती है डिक्रीज होती है, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। कहता है जो कोवलेंट रेडियस है एटम्स का वो क्या होता है टेकिंग पार्ट इन मल्टीपल बॉन्ड। कहता है वो मल्टीपल बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट करता है स्मॉलर देन द एटम ऑफ सेम एलिमेंट इन्वॉल्व इन सिंगल बॉन्ड। जैसे कहता है हमारे पास क्या हो कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ छोटी होगी एज कंपैरिजन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होगी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के कंपैरेटिवली। ऐसी कहता है जो एवरेज बॉन्ड लेंथ होती है सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की वो हमें टेबल नंबर 4 में यहाँ पे गिवन दे रखी है कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है उसकी वैल्यूज़ गिवन दे रखी है। ऐसी कहता है जो बॉन्ड लेंथ है हमें कुछ कॉमन मॉलिक्यूल के लिए गिवन दे रखी है टेबल नंबर 5 के अंदर। इस यहाँ पे इस मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्लोरीन मॉलिक्यूल क्लोरीन मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल्स के लिए जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू है इस टेबल में हमें गिवन दे रखी है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। ये कौन से फैक्टर है जो बॉन्ड
बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट फैक्टर कौन सा है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, मीन्स जितना ज़्यादा बॉन्ड होंगे, जैसे कहते हैं जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज़ होती रहती है जैसे जैसे हमारे पास बॉन्ड में मल्टीप्लिसिटी है वो क्या होती रहेगी, इंक्रीज़ होती रहेगी। जैसे कहता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी एज़ कंपेरिजन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कंपेरेटिवली। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ वो छोटी होगी इन टर्म्स शॉर्टर किसके कंपेरेटिवली होगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के कंपेरेटिवली। दस कहता है जो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ है वो किसकी होती है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की होती है, उससे बड़ी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की होती है, सबसे बड़ी किसकी होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी। सिमिलरली कहता है वो बाकी एटम के बीच में भी क्या करती है, सेम तरीके से वेरी करेगी। सेकंड फैक्टर कौन सा है, साइज ऑफ द एटम, कि जो एटम का साइज है उसके ऊपर बॉन्ड लेंथ कैसे डिपेंड करेगी। कहता है जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे एटम का साइज क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। ऑल्सो कहता है ये हमें क्लियर हो रहा है टेबल से, दैट इज कहता है जो बॉन्ड लेंथ है किसी गिवन फैमिली के लिए वो इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन के कंपैरेटिवली सिलिकॉन की बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है बिकॉज कार्बन के बाद सिलिकॉन आता है एंड सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू उससे भी ज़्यादा क्या होगी, बड़ी होगी। कहता है ये एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज साइज़ बड़ा होने से क्या होता है जो डिस्टेंस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एज रिजल्ट उसमें क्या होता है, एक नया शेल ऐड हो जाता है। शेल की एडिशन के कारण उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, एज रिजल्ट बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली कहते हैं जो डिस्टेंस होता है बॉन्डिंग न्यूक्लियस में वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट सेकेंड हमारे पास बॉन्ड पैरामीटर है दैट इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, जो एवरेज एंगल, कहते हैं जो एवरेज एंगल होता है बिटवीन दी ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, उन ऑर्बिटल के बीच में जिसमें क्या होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम के बीच में मॉलिक्यूल के अंदर। कहता है इसको हम किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, एंगल को डिग्री की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, मिनट की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ऑल्सो सेकंड की टर्म में भी इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। कहते हैं जो बॉन्ड एंगल है वहाँ से हमें किस चीज़ का आइडिया मिलता है, दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल अराउंड द सेंट्रल एटम, कि मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम के आसपास जो ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे करी गई है। देयरफॉर कहता है वहाँ से हम क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल की शेप है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कहता है हमारे पास हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज मीथेन, जैसे यहाँ पे हमें शो करा हुआ है। मीथेन में क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, इसके बीच में जो एंगल है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री का होता है। ऐसे ही कहता है हमारे पास जो वाटर है, वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल बनता है वो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 104.5 होती है। ऐसे ही कहता है अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 107.5 होती है। इनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल्स बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।